ठीक है, शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, रिकॉर्ड कर लेते हैं लेक्चर को, देखते हैं कैसा रिकॉर्ड होता है। तो इससे पहले वाले में पढ़ाया कहाँ तक था? हम लोगों ने पीसीटी तक कर लिया था। तो पीसीटी में केवल 3 ही 4-5 बातें थी। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि उसकी एपिथेलियम कैसी है। तो एपिथेलियम कैसी थी? क्यूबाइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम या ढेर सारी माइक्रोविलाई थी। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इसी नाते मैक्सिमम सरफेस एरिया के नाते मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन, टोटल एब्जॉर्प्शन का 70 to 80% एब्जॉर्प्शन यही हो जाता है। हाँ, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑल का मतलब 100% हुआ, तो 100% ग्लूकोज और 100% अमीनो एसिड यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% एब्जॉर्ब होता है। तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% हो गया, ग्लूकोज अमीनो एसिड 100% हो गया, टोटल का 70 से 80% एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट आयन का भी होता है, यहाँ सिक्रीशन भी होता है। और पीसीटी पर जो सिक्रीशन था वो किसका था? H+ का और अमोनिया का। पुरानी वाली एनसीईआरटी में K+ भी लिखा था, अभी नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, जो लिखा वो तो याद रखो। तो अमोनिया और H+ का सिक्रीशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा बाइकार्बोनेट। उसका असर देखो क्या पड़ेगा, ब्लड में पहुंच जाएंगे बाइकार्बोनेट और ब्लड से निकल आएंगे H+, जिससे ब्लड में पीएच चेंज हो जाएगा, ब्लड की सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन या आयनिक कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे देखते हैं। तो आगे है हेनले लूप। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ये हो गई पीसीटी, ये हो गया हेनले लूप, ये हो गया डीसीटी। अगर हम एब्जॉर्प्शन को देखें तो लगभग 70 to 80% तो एब्जॉर्प्शन पीसीटी पर ही हो गया। तो बचा कितना है? केवल 20% तो बचा है। उसी 20% में कुछ हेनले लूप पर होगा, कुछ डीसीटी पर होगा और कुछ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर होगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होना है, फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप कहते हो पीसीटी, उसी तरीके से पूछेगा मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो अगर मिनिमम एब्जॉर्प्शन पूछ लिया तो मिनिमम एब्जॉर्प्शन आप कहाँ बताओगे? हेनले लूप। और हेनले लूप में 2 लिम्ब हैं, एक ये क्या है? डिसेंडिंग, और ये क्या है? असेंडिंग। तो चूज करना पड़ेगा। तो आंसर हम लोग क्या देंगे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। तो मिनिमम री एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आंसर देंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप पे होता है। तो सवाल है कि जब एब्जॉर्प्शन मिनिमम है तो इससे अच्छा ना ही होता। मिनिमम कर रहे हैं तो ना करते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ध्यान से सुनेंगे, हेनले लूप का मुख्य काम री एब्जॉर्प्शन नहीं है। अगर इसका मुख्य काम री एब्जॉर्प्शन होता तो फिर री एब्जॉर्प्शन यहाँ कुछ ना कुछ ज़्यादा हो रहा होता। इसका मुख्य काम ही कुछ और है। तो मुख्य काम क्या है? एनसीईआरटी में लिखा है कि मुख्य काम क्या है। तो मुख्य काम है मेंटेन करो हाई ऑस्मोलैरिटी। अब ये क्या है जरा देखो, इधर देखें, ये मान लेते हैं किडनी है, तो किडनी में बाहर क्या होता है? कार्टेक्स, और अंदर क्या होता है? मेडुला। जैसे जैसे हम कार्टेक्स से मेडुला में जाते हैं, यहाँ जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है। जैसे कार्टेक्स में जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन होती है 300, लेकिन हम जैसे जैसे कार्टेक्स से मेडुला में गहराई में जाएंगे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। 300, 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1100, फिर 1200। तो ये जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसको कहते हैं हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुला की जो हाई ऑस्मोलैरिटी है वो कौन मेंटेन करता है? तो आंसर हम लोग क्या देंगे? हेनले लूप। कैसे मेंटेन करता है वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं है, वो अभी एक आगे हेडिंग पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसमें एक्सप्लेन है। लेकिन जो यहाँ लिखा वो याद रखेंगे। पहला सवाल, एब्जॉर्प्शन मिनिमम है, इसका मतलब है मेन काम कुछ और होगा। तो मेन काम कुछ और क्या है? मेंटेन करना है हाई ऑस्मोलैरिटी किसकी? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और ये हाई ऑस्मोलैरिटी क्या है? ये जैसे जैसे हम कार्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हैं 300 से बढ़ के ये क्या हो जाती है? 1200 हो जाती है। ठीक, किसने मेंटेन किया? हेनले लूप ने मेंटेन किया। कैसे मेंटेन किया अभी नहीं बताया है, अभी आगे काउंटर करंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। अब आगे देखते हैं, फिर हेनले लूप में एब्जॉर्प्शन कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हेनले लूप का स्ट्रक्चर पहले से ही पता है कि हेनले लूप की ये क्या है?
डिसेंडिंग लिम्ब, और ये क्या है एसेंडिंग। एसेंडिंग लिम्ब में यहाँ से यहाँ तक ये क्या है थिन सेगमेंट, और यहाँ से यहाँ तक क्या है थिक सेगमेंट। इसमें तो कोई शक है नहीं, तो आपको पहले से ही पता है कि कौन थिन सेगमेंट है कौन थिक सेगमेंट है। अब यहाँ देखिए होना क्या है, वास्तव में मिनिमम एब्जॉर्प्शन है, केवल 5% एब्जॉर्प्शन, ओनली 5%। अब सिर्फ 5% एब्जॉर्प्शन यहाँ होना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो देखिए क्या है, जब फिल्ट्रेट इस डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यही फिल्ट्रेट जब एसेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जाएगा तो भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये खूब सवाल AIPMT नीट में दोनों में आ चुका है। क्या ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है ये किसके लिए परमिएबल है, तो आंसर देंगे वाटर के लिए, और किसके लिए इम्परमिएबल है, तो आंसर देंगे इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ एब्जॉर्प्शन किसका हो सकता है, तो यहाँ सिर्फ वाटर का ही एब्जॉर्प्शन हो सकता है। यहाँ जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या एब्जॉर्ब होता जाएगा वाटर। लेकिन जो ये एसेंडिंग लिम्ब है इसकी परमिएबिलिटी बिल्कुल अलग है। ये किसके लिए परमिएबल है, तो आंसर देंगे इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, और किसके लिए इम्परमिएबल है, वाटर के लिए। तो यहाँ फिर किसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या एब्जॉर्ब करते जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करते जाएंगे। अब सिर्फ दो बातें दिमाग में रख लीजिएगा, हेनले लूप पर वैसे तो मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। हेनले लूप का प्राइमरी फंक्शन है मेंटेन करना हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन जो एसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए और इम्परमिएबल है वाटर के लिए। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और जो एसेंडिंग लिम्ब है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। अब कैसे होगा और उसका क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा इससे वाटर निकलता जाएगा। वाटर यहाँ किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा, तो पहले से ही पता है कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब होता जाएगा। अब आप इमेजिन करो अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें से पानी निकालते जाएंगे, तो अगर इसमें से पानी निकालते जाएंगे तो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी, फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा वैसे वैसे फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा, और अगर फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा तो देखो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती कितनी है, तो जब यहाँ थे, यहाँ मतलब PCT पर थे तो 300 थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे बढ़ के 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000 और फिर 1200। तो कल को आपसे सवाल पूछा जाएगा मैक्सिमम कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट, उस पे ना बैठना वरना गिर जाएगा, इधर बैठ लो, इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट कहाँ पाया जाएगा, तो कहाँ पाया जाएगा, मैक्सिमम कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट कहाँ पाया जाएगा, तो कहाँ बताओगे, अरे कहाँ बताओगे, तो कहोगे हेनले लूप में। और हेनले लूप में कहाँ, तो हेनले लूप में ये है एट टिप ऑफ। लिखने के लिए परेशान ना होना, अभी शुरू से खोलेंगे तब एक एक करके आप फोटो खींचिएगा, ठीक है। वैसे मैं इसका PDF बना लूंगा और आज आपको PDF इसका दे दूंगा, लेकिन हो सकता ना बन पाए ना दे पाए तो कम से कम फोटो तो खींच ही लीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट कहाँ होगा, टिप ऑफ हेनले लूप। और फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो कितने गुना कंसंट्रेट है भाई, 300 से शुरू हुआ था और कितने गुना हो गया है, 4 गुना, 1200 हो गया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है एज फिल्ट्रेट मूव डाउन, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाता है वैसे वैसे फिल्ट्रेट क्या करता है, कंसंट्रेट होता है।
क्यों? वाटर मूव आउट होता है, तो फिल्ट्रेट से पानी निकलता जाएगा। एक्टिव निकलेगा कि पैसिव? पैसिव वाटर निकलता जाएगा। तो पहले 300, फिर 400, फिर 500, 800, 900, 1000, 1100, 1200। मैक्सिमम कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की कितनी होगी? 1200। और कहाँ होगी? टिप ऑफ हेनले लूप पर। और कितने गुना कंसंट्रेटेड? 4 गुना कंसंट्रेटेड। फिर देखो क्या होगा। जैसे ही फिल्ट्रेट एसेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ चलेगा, अभी एसेंडिंग लिम्ब की परमेबिलिटी हम पढ़े हैं। एसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और किसके लिए इम्परमिएबल है? वाटर के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन एक्टिव होगा कि पैसिव? तो ये पहले से ही पता है कि जो थिन सेगमेंट है उसमें कैसा होता है? पैसिव। और जो थिक सेगमेंट है उसमें कैसा होता है? एक्टिव। तो पहले पैसिव एब्जॉर्ब होगा फिर एक्टिव। चाहे पैसिव एब्जॉर्ब करो चाहे एक्टिव एब्जॉर्ब करो, काम तो एक ही हो रहा है। क्या? फिल्ट्रेट से सोडियम निकल रहा है। तो अगर फिल्ट्रेट से ऐसे ही सोडियम निकालते जाओगे तो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी? घटती जाएगी। यहाँ मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है, थोड़ा सा Na निकाले थोड़ा कंसंट्रेशन घटी, थोड़ा और Na निकाले थोड़ा और कंसंट्रेशन घटी। तो देखो कैसे घटेगी। 1200, फिर 1100, फिर 1000, फिर 800, फिर 600, फिर 400, फिर 300 और निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तो दो फाइनल कंक्लूजन याद रखना है। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर वाटर, एक क्वेश्चन। एज फिल्ट्रेट मूव डाउन क्या होगा? फिल्ट्रेट गेट कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेशन बढ़ के उसकी 4 गुना कंसंट्रेशन हो जाएगी। एसेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, एज फिल्ट्रेट मूव अप इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब या सोडियम एब्जॉर्ब और फिल्ट्रेट गेट डाइल्यूटेड, और डाइल्यूट होकर के फिर से वो 300 या 200 के पास पहुंच जाएगा। हेनले लूप में केवल इतने ही सवाल हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मिनिमम एब्जॉर्प्शन हेनले लूप, हेनले लूप में कहाँ पर? कहाँ? एसेंडिंग लिम्ब में। दूसरा क्वेश्चन, फिर मेन काम क्या है? तो मेन काम ये है कि हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करो। हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल? किसके लिए? और किसके लिए इम्परमिएबल? और एसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल और किसके लिए इम्परमिएबल? तो एसेंडिंग लिम्ब किसको एब्जॉर्ब करवाएगी? एसेंडिंग लिम्ब किसको एब्जॉर्ब करवाएगी? और डिसेंडिंग लिम्ब किसको एब्जॉर्ब? तो जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा, और जब इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होंगे तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट होगा। जब नीचे आएगा तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट, और जब ऊपर जाएगा तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट। बस इतने ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। हाँ, पैसिव एक्टिव याद रखना है। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव होगा, लेकिन एसेंडिंग लिम्ब में पैसिव भी होगा और एक्टिव किसका? सोडियम का। पहले पैसिव होगा कहाँ? थिन सेगमेंट, और फिर एक्टिव होगा कहाँ? थिक सेगमेंट। बस आगे बढ़े, ये बहुत सही है। चलिए DCT, अगर हम DCT की बात करें तो DCT पर केवल 3 सवाल हैं। देखिए 80% सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट कहाँ एब्जॉर्ब हो गए हैं? PCT पर। कुछ सोडियम और कुछ वाटर एब्जॉर्ब हो गया है हेनले लूप पर। तो अब ज़्यादा तो बचा नहीं होगा, 15% बचा हुआ है। फिर भी अभी 15% भी ठीक ठाक अमाउंट में है। पास कितना करना है? यूरिन में तो 0.8 पास करना है, तो 15% भी ठीक ठाक मात्रा है। तो अभी भी वाटर और अभी भी इलेक्ट्रोलाइट हमको एब्जॉर्ब करने चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे, DCT पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कंडीशनल होता है। क्या होता है? कंडीशनल। पानी पियो बेटा, पानी दो। DCT पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? कंडीशनल। जब हम कंडीशनल की बात करते हैं, मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में एब्जॉर्ब होगा, तो विशेष परिस्थितियां एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि किस परिस्थिति में किसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो अभी देखेंगे कंडीशनल एब्जॉर्प्शन किसका करना है? वाटर का। और किसका करना है? सोडियम का। लेकिन किसके कहने पे करना है?
तो किसके कहने पे करोगे? तो आंसर देंगे हार्मोन के कहने पर। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा हार्मोनल रीएब्जॉर्प्शन, हार्मोनल रीएब्जॉर्प्शन किस चीज का? सोडियम का और किसका? वाटर का। कहां होता है? तो आंसर देंगे DCT में होता है। दूसरा सवाल, अब सवाल है हार्मोनल एब्जॉर्प्शन होता है तो फिर पूछेगा कौन सा हार्मोन? तो आप कहेंगे वैसोप्रेसिन हार्मोन या ADH हार्मोन। ये प्रमोट करेगा एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर का। लेकिन एल्डोस्टेरॉन हार्मोन प्रमोट करेगा एब्जॉर्प्शन किसका? सोडियम का। यहां देखो ये है DCT, तो DCT पर सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन होगा, DCT पर वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम का एब्जॉर्प्शन कब कराओगे? तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन तब कराओगे जब ब्लड में पोटेशियम गड़बड़ होने लगे, क्योंकि जैसे ही सोडियम कम पड़ेगा सोडियम पोटेशियम बैलेंस क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस ना बिगड़े इसके नाते हमको सोडियम क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो जब कभी ब्लड में पोटेशियम गड़बड़ होने लगता है तो तुरंत एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? सोडियम है। तो वाटर कब एब्जॉर्ब करोगे? यहां तो कंडीशन है ना, तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो फिक्स कंडीशन है, गर्मी का मौसम है, पसीना ज्यादा निकल रहा है, शरीर में पानी की कमी है। तो जब पानी की कमी होगी तो ADH वाटर एब्जॉर्ब करवाएगा, और जब शरीर में सोडियम की कमी होगी तो एल्डोस्टेरॉन सोडियम एब्जॉर्ब कराएगा। मान लेते जाड़े का मौसम है और आप 2-3 लीटर पानी पी डाले, तो अगर 2-3 लीटर पानी पी डाले तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, तो फिर ADH वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अगर कमी होगी तो फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो याद रखेंगे कि सोडियम या वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव होता है। यहां भी देखो लिखा एक्टिव, लेकिन उसके बगल में एक शब्द लिखा है फैसिलिटेटेड। शब्द का मतलब होता है मदद। तो सोडियम के एब्जॉर्प्शन में कौन मदद कर रहा है? एल्डोस्टेरॉन। और वाटर के एब्जॉर्प्शन में कौन मदद कर रहा है? ADH। हार्मोन की मदद ली जा रही है, इसी नाते इसको कहते क्या है? फैसिलिटेटेड। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कैसा? एक्टिव फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। और वाटर का कैसा? तो भी कहोगे एक्टिव फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। तो DCT पर इतने ही सवाल हैं। DCT में पहला सवाल यह है कि DCT पर कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है। किसका? सोडियम और वाटर। किसके इन्फ्लुएंस में? हार्मोन। कौन सा? ADH या वैसोप्रेसिन, और दूसरा कौन सा? एल्डोस्टेरॉन। ADH किसका कराएगा? वाटर का। एल्डोस्टेरॉन किसका कराए? सोडियम का। कब करवाएगा? जब ब्लड में पोटेशियम का लेवल गड़बड़ होने लगे, या जब ब्लड में वाटर का लेवल गड़बड़ होने लगे, तब DCT ये काम करेगा। लेकिन DCT सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही नहीं कराता है। DCT सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही नहीं कराता है, एब्जॉर्प्शन के अलावा कुछ और भी करता है। तो क्या देखते हैं? अगर हम DCT की बात करें तो DCT पर बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन DCT पर सिक्रीशन होता है H+, K+ और अमोनियम। H+, K+ और अमोनिया या अमोनियम आयन। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा PCT pH और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। PCT pH और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है कैसे? तो PCT वाला बताओ। तो PCT में मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन किसका? बाइकार्बोनेट आयन का, और सिक्रीशन किसका? H+ और अमोनिया का। यही क्वेश्चन DCT में पूछा जाएगा। तो DCT मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस बाई, तो आंसर क्या दोगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सिक्रीशन ऑफ H+, K+ अमोनिया। वहां K+ नहीं लिखा था, यहाँ K+ लिखा है, इसी नाते एग्जामिनर ने इसका यूज कर लिया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन बाई, ये पूछा गया सवाल है। तो आंसर देंगे सिक्रीशन। किसका? एट DCT। DCT पर जो सिक्रीशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और बनाया हुआ है, बाइकार्बोनेट आयन कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं?
पीसीटी पर, और भी कहाँ पढ़ रहे हो, डीसीटी। तो क्वेश्चन बनाया हुआ है बाइकार्बोनेट आयन कंप्लीटली एब्जॉर्ब, बाइकार्बोनेट आयन कंप्लीटली एब्जॉर्ब। तो देखो पहले पीसीटी पे एब्जॉर्ब हो गए, जो बचे वो डीसीटी पर। तो फिर दूसरा सवाल है HCO3 माइनस कंप्लीटली एब्जॉर्ब एट, कहां पर, तो आंसर क्या देंगे, कंप्लीटली एब्जॉर्ब एट डीसीटी। तो जरा डीसीटी के क्वेश्चन हमको बता दीजिए बस। पहला सवाल कंडीशनल एब्जॉर्प्शन डीसीटी पर, हार्मोनल एब्जॉर्प्शन डीसीटी पर, किसका एब्जॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर। सोडियम का कौन करवाएगा, सोडियम का कौन करवाएगा, सोडियम का एल्डोस्टेरॉन, और वाटर का एडीएच और वैसोप्रेसिन। सोडियम का कब करवाएंगे, जब पोटेशियम का होगा। वाटर का कब करवाएंगे, जब वाटर की कमी होगी। ठीक है, बस इतना तो याद रखना। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। अब दूसरा है सिक्रीशन वाला पार्ट। एब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट आयन का, लेकिन सिक्रीशन किसका किसका, H प्लस का, K प्लस का और अमोनिया। तो जब H प्लस K प्लस अमोनिया का सिक्रीशन होगा तो ब्लड में H प्लस कम पड़ेगा ना, और एब्जॉर्प्शन होगा बाइकार्बोनेट का तो ब्लड में बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा, तो ब्लड का पीएच नहीं बदल जाएगा। इसी नाते ब्लड का पीएच और ब्लड का आयनिक बैलेंस, या कौन सा बैलेंस, सोडियम पोटेशियम बैलेंस कौन मेंटेन करेगा। आंसर क्या देंगे, एक ऑप्शन मिले सिक्रीशन एट पीसीटी और एक ऑप्शन मिले सिक्रीशन एट डीसीटी। तो यही लगाइएगा, मेन आंसर यही, क्या, सिक्रीशन एट डीसीटी। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े, बहुत सही ये तो है। चलो कलेक्टिंग डक्ट, पहला सवाल तो ये है, जितनी ट्यूब आप पढ़े हो, जैसे पहले पीसीटी पढ़े, उसके बाद डी हेनले लूप पढ़े, फिर डीसीटी, सब टेढ़ी मेढ़ी है ना। पीसीटी भी टेढ़ी मेढ़ी थी, हेनले लूप भी हेयर पिन शेप था, और डीसीटी भी टेढ़ी मेढ़ी। यही एक ट्यूब है जो सीधी है। तो पहला सवाल है सीधी ट्यूब या टिब्यूल का नाम, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग टिब्यूल। कहां से कहां तक फैली है, कार्टेक्स से मेडुला। तो ये तो रटने वाला है। स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम कार्टेक्स टू मेडुला। यहां भी री एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये डायग्राम जरा ध्यान से देखो, ये है डीसीटी, और डीसीटी पर किसका किसका एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, वाटर का भी हुआ होगा और सोडियम का भी हुआ होगा। लेकिन जब यहाँ एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिल्ट्रेट जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट में भी एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर। एक्टिव की पैसिव, यहाँ वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, पैसिव एब्जॉर्ब होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पैसिव एब्जॉर्ब होगा, उसका फायदा बताओ। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा तो यूरिन में कम से कम पानी जाएगा ना। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे तो यहाँ कम से कम पानी जाएगा, और अगर कम से कम पानी यहाँ जाएगा तो यूरिन कंसंट्रेट होगी ना। तो यूरिन को कंसंट्रेट करने का आखिरी मौका यही है, क्योंकि इसके बाद तो यूरिन पास हो जाएगी ना। तो पहले पीसीटी पर पानी निकाल लिया गया, फिर हेनले लूप पर निकाल लिया गया, फिर डीसीटी पर निकाल लिया गया। अब आखिरी मौका है, कहाँ निकाल लीजिए, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट पर जो भी बचा खुचा पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, और केवल कितना छोड़िए, 1% या 0.8%, 0.8% छोड़ दीजिए। उसको कहाँ जाने दीजिए, यूरिन में जाने दीजिए। तो आखिरी में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, कलेक्टिंग डक्ट। उससे फायदा क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेट। देखो टिक करना है, यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा कैसे, पैसिव। कितना होगा, लार्ज अमाउंट। फायदा क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेट कर जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ भी क्या होता है, सिक्रीशन। तो देखो सिक्रीशन किसका होगा, ये देखो H प्लस और K प्लस अंदर आ रहे हैं। तो सिक्रीशन सिर्फ किसका है, H प्लस और K प्लस। तो फिर वही कहानी आ जाएगी, क्या करो, मेंटेन करो पीएच और आयनिक बैलेंस। तो पीएच और आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करेंगे, कैसे, तो सिक्रीशन किसका, H प्लस और K प्लस। हमको सिर्फ तीनों का इकट्ठा बताइए। पीसीटी मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाई, आराम से बताओ, जल्दी ना करो। हमको फिर से सुन लीजिए, हमको सबका पीएच और आयनिक बैलेंस बताना है, पीसीटी का, डीसीटी का और कलेक्टिंग डक्ट का।
पीसीटी मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाई, तो कहोगे एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सिक्रीशन ऑफ H प्लस एंड अमोनिया। फिर क्वेश्चन पूछेगा डीसीटी मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाई, तो क्या कहोगे? तो कहोगे एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सिक्रीशन ऑफ H प्लस K प्लस अमोनिया। और फिर पूछेगा कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाई, तो एब्जॉर्प्शन नहीं बताओगे, सिर्फ क्या बताओगे? सिक्रीशन किसका? H प्लस का और K प्लस का। तो फिर बताओ पीएच एंड आयनिक बैलेंस कौन कौन मेंटेन करता है? कौन मेंटेन करता है? पीसीटी, डीसीटी और कौन? कलेक्टिंग। पीसीटी कैसे करता है? ऐसा बोलो कि हम समझ ना पाए हैं। पीसीटी और सिक्रीशन H प्लस और अमोनिया, और डीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ और सिक्रीशन ऑफ और कलेक्टिंग डक्ट। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? कंप्लीटली कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? बस इतने क्वेश्चन है। पैसिव एक्टिव याद कर लीजिए, किसका कहाँ पैसिव किसका कहाँ एक्टिव। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो, कलेक्टिंग डक्ट तक पढ़ो, तब तक हम सांस ले लेते हैं। जितना भी बताए हैं सब एनसीईआरटी में लिखा है, आराम से एक एक लाइन पढ़िए। पहले हेनले लूप पढ़िए, फिर डीसीटी पढ़िए, फिर कलेक्टिंग डक्ट पढ़िए, फिर अगर कोई लाइन एक्स्ट्रा मिल जाए तो हमको बताइए।
एक चीज बताना, हमेशा भूल जाते हैं, आज भी भूल गए। देखो यहाँ से यूरिया भी निकलती है, होता क्या है जरा देखो, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा वैसे वैसे वाटर निकलेगा, वाटर निकलने के नाते फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा और उसी कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट का नाम यूरिन होता है। तो उसमें यूरिया ज़्यादा होगी कि कम, ज़्यादा होगी कि कम, उसमें यूरिया के कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो जैसे ही यहाँ यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यूरिया अपने आप यहाँ से निकल के मेडुला में चली जाती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकल के मेडुला के फ्लूइड में चली जाती है। और क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत हाई कंसंट्रेशन है यूरिया की, 4 गुना कंसंट्रेटेड होता है यूरिन, फिल्ट्रेट 4 गुना कंसंट्रेटेड तो यूरिन भी 4 गुना कंसंट्रेटेड। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट। तो आप सोचो ऐसे ही यूरिया अगर निकलती रही और मेडुला में मिलती रही तो क्या होगा? हाँ, तो मेडुला की तो पैदावार बढ़ ही जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? अगर ऐसे ही यूरिया मेडुला में मिलती रही तो इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। तो हल देखो क्या है, इसका हल यहां है, इधर देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहां से क्या निकली है? यूरिया। कहां गिरी है? मेडुला में। तो इधर से मेडुला में गिरेंगे और इधर थिन सेगमेंट इसको वापस ले लेगा, फिर कहां चले गए? फिल्ट्रेट में, फिर वापस कहां आए? मेडुला में। कोई बात नहीं, फिर से कहां जाओ? एसेंडिंग लिम्ब। तो जो निकल के आता है उसको फिर से फिल्ट्रेट में पहुंचा देते हैं। यूरिया भी चालाक है, फिर से निकल के कहां जाती है? मेडुला में। तो ऐसे ही चलता रहता, तुम डाल डाल हम पात पात। तो इसी चक्कर में कुछ यूरिया इधर क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, और कुछ यूरिया यहाँ बच जाएगी। तो यूरिया आती रहती है, तो जो यूरिया मेडुला में आई उसको उठा के फिल्ट्रेट में कौन पहुंचा देगा? थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब। फिर यूरिया मेडुला में आई तो फिर ये पहुंचा देगा। तो उधर से आती रहेगी, इधर से पहुंचाते रहेंगे, बस मेंटेन रहेगी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अरे यार हट जाओ। तो हम लोगों ने कलेक्टिंग डक्ट तक पढ़ लिया है ना? कलेक्टिंग डक्ट तक एनसीईआरटी पढ़ लिए, कोई क्वेश्चन तो नहीं स्पेशल मिल गया? सब वही बातें हैं फिक्स। आगे बढ़े। चलो, हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, और ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इतनी भी इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5-7 साल से सवाल नहीं आया है। ठीक है, हर साल हमको लगता है कि सवाल आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है, क्योंकि अच्छी हेडिंग है, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आ ही नहीं रहे। तो हो सकता है इसी साल आ जाए। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, फिक्स क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, गिनती के 6 या 7 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला सवाल, यूरिन कंसंट्रेट करने की मैकेनिज्म की जो योग्यता है वो किसके पास है? तो आंसर क्या देंगे? मैमल। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, मैमल हैव एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन। हमारे पास ये योग्यता है कि हम यूरिन कंसंट्रेट कर सकते हैं। आज पता चला है, ये पहले से ही यूरिन कंसंट्रेशन की मैकेनिज्म पता है। उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? क्या नाम है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक क्वेश्चन तो याद रखना है, जैसे आप कहोगे एग्जामिनर से उस मैकेनिज्म का नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म है, वैसे पूछेगा इसका नाम ये क्यों रखे हो, कुछ और रख लेते। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म नाम कहां से आया? तो देखो, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, और करंट का मतलब होता है धारा या बहाव। तो देखो यहाँ क्या अपोजिट धारा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाने में 2 लोग लगे हैं, एक का नाम हेनले लूप और एक का नाम वासारेक्टा। ये मान लेते हैं हेनले लूप है, ये मान लेते हैं वासारेक्टा है। वैसे तो पैरेलल होते, अगल बगल होते, लेकिन हमने थोड़ा दूर बनाया है। कैसे? नीचे ऊपर बना देते। हेनले लूप की ये कौन सी लिम्ब है? कौन सी लिम्ब है? ये डिसेंडिंग लिम्ब है। और ये कौन सी लिम्ब? डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, असेंडिंग में ऊपर जा रहा है। अपोजिट है कि नहीं है? फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 लिम्ब ऑफ हेनले लूप अपोजिट है कि नहीं? अपोजिट है। तो क्या कहोगे? काउंटर करंट। इधर आ जाओ, ये वासारेक्टा है, ये वासारेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब है।
और ये वासा रेक्टा के एसेंडिंग लिम्ब है। उसका उल्टा है, ये वासा रेक्टा की एसेंडिंग लिम्ब है, ये वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब है। वासा रेक्टा क्या है? कैपिलरी का नेटवर्क है, तो उसके अंदर क्या भरा होगा? ब्लड। देखो डिसेंडिंग लिम्ब में ब्लड नीचे जाएगा, एसेंडिंग लिम्ब में ब्लड ऊपर आएगा। अब काउंटर करंट है कि नहीं है? है। तो फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा क्या है? तो आंसर दोगे काउंटर करंट है। इतनी ब्राइटनेस ठीक है? और बढ़ा दें? अरे हमारी आंखें हो जाएंगी खत्म। ठीक है, पहले बहुत तेज था। हाँ, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ हेनले लूप अपोजिट है, और फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा भी अपोजिट है। इस नाते कहते क्या है? काउंटर करंट में गए। तो नाम क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन, मैमल के पास ये योग्यता है कि यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। मैकेनिज्म का नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म। स्ट्रक्चर कौन कौन से? हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। नाम क्यों है? दोनों में अपोजिट फ्लो, एक में फिल्ट्रेट का और एक में ब्लड का। अब आगे देखते हैं आखिर क्या करते हैं लोग, तो ध्यान से सुनेंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म का एकमात्र टारगेट है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का एकमात्र टारगेट है कि किसी भी तरीके से ज्यादा क्या एब्जॉर्ब हो? वाटर। कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट पर या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कह सकते हो। कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर जब ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा तो उतने ज्यादा यूरिन क्या होगी? कंसंट्रेट। और यूरिन की कंसंट्रेशन 1200 कितने गुना कंसंट्रेटेड? 4 टाइम कंसंट्रेटेड हो जाएगी। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से क्या करो? वाटर का एब्जॉर्प्शन करो। कहाँ कराओ? कलेक्टिंग। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर वाटर का एब्जॉर्प्शन क्यों होगा? कोई ना कोई तो कारण होगा ही। तो कारण सुनिए जरा। ये देखिए है लाइन मैंने खींच दी है, इस लाइन के ऊपर क्या है? कार्टेक्स। इस लाइन के नीचे क्या है? मेडुला। अगर मेडुला की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी जाए, अगर मेडुला की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी जाए तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा अंदर कंसंट्रेशन कम, तो पानी बाहर आएगा कि अंदर जाएगा? भाई बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर चाहते हो कि वाटर एब्जॉर्ब होके बाहर आए तो बस मेडुला की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो, और मेडुला की कंसंट्रेशन जैसे ज्यादा होगा पानी निकलने लगेगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का एकमात्र टारगेट है किसी भी तरीके से मेंटेन करो हाई ऑस्मोलैलिटी ऑफ मेडुला, और मेडुला की ऑस्मोलैलिटी अगर हाई कर ले गए तो वाटर तो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये फैसिलिटेट करेगा क्या? वाटर एब्जॉर्प्शन। कहाँ? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन क्या होगी? कंसंट्रेट। कितने गुना? 4 टाइम फ्रॉम इनिशियल फिल्ट्रेट। लेकिन कैसे करेंगे? तो करेंगे कैसे? वो यहाँ लिखा है। ये मेंटेन करेंगे क्या? हाई ऑस्मोलैरिटी। किसकी? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और हाई ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन करोगे? हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में 2 केमिकल लगे हैं। एक केमिकल का नाम NaCl और एक केमिकल का नाम यूरिया। तो घुमा फिरा के अभी तक तो सिर्फ इतनी समझ में आई बात। हमारे पास योग्यता है कि हम यूरिन कंसंट्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे करेगा? तो वो वाटर एब्जॉर्ब करा देगा। कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट पर। कैसे एब्जॉर्ब करा देगा? हाई ऑस्मोलैलिटी मेडुला की। अब मेडुला की हाई ऑस्मोलैलिटी कहाँ से आएगी? तो कहोगे NaCl और यूरिया। अगर NaCl और यूरिया मेडुला में बढ़ा दिए जाएं तो मेडुला की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर मेडुला की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कैसे बढ़ेगी वो देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो क्या है इसमें, क्या दिखा रहे हैं हम लोगों का जो कार्टेक्स है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है। एक शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, इसको भी जरा सुन लो। ऑस्मोलैरिटी। ये क्या होता है? हमारे शरीर में जितने फ्लूइड पाए जाते हैं, जैसे
ब्लड पाया जाता है, जैसे लिम्फ पाया जाता है, जैसे टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है, उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होती है। फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है, बॉडी के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन होती है, उसको कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। जैसे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है ना, मोलैरिटी पढ़ते हो, वैसे यही है। इसकी यूनिट होती है ml ऑस्मॉल पर लीटर। इसकी यूनिट होती है ml ऑस्मॉल पर लीटर। जैसे हम लोगों के ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 ml ऑस्मॉल होती है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 ml ऑस्मॉल। किडनी के कार्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी 300 ml ऑस्मॉल पर लीटर। लेकिन जैसे जैसे हम मेडुला में जाएंगे, मेडुला का जो इंटरस्टिशियम है, ये इंटरस्टिशियम क्या होता है? अरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वही तो टिश्यू फ्लूइड है। तो मेडुला का जो टिश्यू फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। कैसे? 400, 600, 800, 1000, 1100, 1200। ये मेडुला की जो कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसी को कहा जाता है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला। मेडुला की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला कहते हैं। अब सवाल है कि मेडुला की इतनी कंसंट्रेशन कहाँ से हो गई? तो सिर्फ इतना सोचना है कि अगर ऐसा कोई जुगाड़ निकाल लें कि मेडुला में NaCl मिला दें और मेडुला में यूरिया मिला दें, तो मेडुला कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अगर मेडुला कंसंट्रेशन बढ़ गई तो हाई ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। और अगर हाई ऑस्मोलैरिटी हो गई तो यहां से वाटर क्या हो जाएगा? यहां से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब यहां से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो यहां से यूरिन पास होगी वो क्या हो जाएगी? कंसंट्रेट। कितने गुना? 4 गुना कंसंट्रेट। तो एकमात्र लक्ष्य है घुमा फिरा करके किसी भी तरीके से मेडुला में NaCl और मेडुला में यूरिया लाओ। अब कहां से आएगी? बस यही आखिरी लाइन है, देखो कहां से आती है। तो पहले से जो आपको पता है वो ये पता है, पहले से ये पता है कि जो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, यहां से NaCl बाहर निकलता है। तो NaCl निकल के गिरेगा कहां? बताओ कहां जाएगा? ये जाएगा तो मेडुला में ही कि कहीं और चला जाएगा? तो NaCl निकल के मेडुला में गिरा और ये पूरे मेडुला में फैल जाएगा। जैसे जैसे NaCl गिरता जाएगा मेडुला की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही NaCl निकलता रहा, ऐसे ही मेडुला में आता रहा, तो मेडुला में बहुत नमक हो जाएगा। तो उसका भी हल देखो क्या है। ये NaCl पूरे मेडुला में फैलता है और फिर चला जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब है कि नहीं है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से होते हुए ये आता है एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा और ये वापस फिर NaCl कहाँ चला गया? मेडुला। तो फिर फायदा क्या निकला? इधर से मेडुला से डाले और इधर मेडुला में पहुंचा दिए, तो बेनिफिट तो कुछ होना चाहिए। तो बेनिफिट देखो क्या हुआ है। बेनिफिट ये हुआ है कि जो मेडुला में वाटर पड़ा हुआ है, अब ये वाटर कहाँ से आया? तो याद है यहां से वाटर निकला होगा? नहीं निकला होगा। जो मेडुला में वाटर पड़ा हुआ है वो चला जाएगा किसमें? एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा की एसेंडिंग लिम्ब है। एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से NaCl कहाँ आया? मेडुला में। तो वाटर कहाँ गया? मेडुला से एसेंडिंग लिम्ब में। फिर से सुनते हैं। हाई ऑस्मोलैरिटी बनाने में 2 केमिकल लगे हैं, एक का नाम NaCl और एक का नाम यूरिया। हम पहले NaCl देखते हैं कहाँ से कहाँ चल रहा है। तो NaCl कहाँ से कहाँ चल रहा है? तो NaCl चल रहा है एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से मेडुला से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से मेडुला। तो ये लिख लेते हैं। जरा बताओ NaCl कहाँ से कहाँ चला? एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ रहा है? एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से कहाँ गया? से कहाँ गया? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। फिर कहाँ गया?
एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और फिर कहाँ गया, ठीक है, ये NaCl का मूवमेंट है। अब जरा यूरिया का मूवमेंट देखते हैं। यूरिया अभी पीछे बता के आए हैं, यूरिया का हाल देखो, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलती है, अभी पीछे बता के आए हैं। तो ये यूरिया निकल के कहाँ गिरी है, मेडुला में ही तो गिरी है। तो मेडुला कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे ही यूरिया को अंदर नहीं आने देना है। यूरिया कहाँ पहुंचा दो, थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब। तो जरा बताओ यूरिया कहाँ से कहाँ गई, यूरिया निकली कहाँ से, तो निकली है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ गई, मेडुला, और मेडुला से कहाँ गई, थिन सेगमेंट ऑफ क्या, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ये फुल फॉर्म याद रहेगा, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। बस इतने ही क्वेश्चन है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। मैं पूरी इकट्ठा सुना देता हूँ, टिप पे क्वेश्चन याद रखेंगे। हमारे पास ये योग्यता है कि हम यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। मैकेनिज्म काउंटर करंट मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। चौथा क्वेश्चन ये है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम क्यों है काउंटर करंट, तो कहोगे फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन किसमें, हेनले लूप, एंड फ्लो ऑफ ब्लड इन किसमें, वासा रेक्टा। अपोजिट होता है, इस नाते नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म यूरिन को कंसंट्रेट करती है, कैसे, तो कहोगे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। कहाँ, आंसर देंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। क्यों एब्जॉर्ब होता है, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला, और हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला कौन मेंटेन करता है, NaCl और यूरिया। NaCl कहाँ से आता है, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से मेडुला से, सॉरी एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से मेडुला से, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से मेडुला। खत्म। अब यूरिया कहाँ से कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला, और मेडुला से थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ये सब पूरी कहानी करोगे तो मेडुला की कंसंट्रेशन हाई होगी। कितनी हाई होगी, तो कहोगे कार्टेक्स में कितनी 300 ml ऑस्मोल, और मेडुला में 300 से बढ़ के 1200। मेडुला की इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी में कौन से स्ट्रक्चर हैं, हेनले लूप और वासा रेक्टा, और कौन से केमिकल हैं, NaCl और यूरिया, और मैकेनिज्म का नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर सब कुछ सफल रहा तो ज्यादा वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, अगर ज्यादा रहा तो कहाँ होगा, कलेक्टिंग डक्ट। और अगर कलेक्टिंग डक्ट पर इतना सारा वाटर अगर आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो यूरिन कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। कितने गुना, 4 टाइम कंसंट्रेटेड। कहाँ से, इनिशियल फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी थी 300, और फाइनली फिल्ट्रेट कितनी हो गई 1200। कितने गुना कंसंट्रेट, 4 गुना। चलो NCERT देखते हैं। अरे देखो, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन में बहुत कहानी लिखी है। कहानी न याद रखिएगा, पॉइंट याद रखेंगे। मैमल हैव एबिलिटी, हमारे पास ये योग्यता है, ये आज पता चला कि हम प्रोड्यूस करेंगे क्या, कंसंट्रेट। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, हेनले लूप और कौन लोग, वासा रेक्टा।
फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ हेनले लूप अपोजिट, इसी नाते क्या कहोगे, काउंटर। और फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये भी काउंटर करंट होगा। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकियां, तो किसके किसके बीच नजदीकियां हैं, हेनले लूप और वासा रेक्टा। और साथ में चल क्या रहा है, काउंटर करंट। यही हेल्प करेगा किसमें, मेंटेन, टिक कर लीजिए इसको, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी, अंदर की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन है ना, कितनी 300 कहाँ थी कार्टेक्स, और बढ़ के 1200 हो गई कहाँ, मेडुला। दिस ग्रेडियंट मेनली काज्ड बाई NaCl एंड यूरिया। NaCl कहाँ से आया, NaCl ट्रांसपोर्टेड बाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, जो कि एक्सचेंज किससे करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl वापस आएगा किसमें, इंटरस्टिशियम, कहाँ से, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ से आएगी, एंटर इन थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, जो वापस इंटरस्टिशियम में जाएगी कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। एबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस क्या फैसिलिटेटेड है भाई, स्पेशल अरेंजमेंट किसका किसका, इसी को कहते क्या है, काउंटर। अब देखो यहां शुरू होता है, दिस मैकेनिज्म मेंटेन क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसकी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, किसकी, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ऐसा जब ग्रेडियंट पाया जाएगा, ऐसा मतलब 300, 400, 800, 1000, 1200, तो वो हेल्प करेगा किसमें, इजी पैसेज ऑफ क्या, वाटर, कहाँ से, कलेक्टिंग ट्यूब, जिससे कंसंट्रेट कर जाएगा फिल्ट्रेट या क्या, यूरिन। ह्यूमन किडनी बहुत इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए, प्रोड्यूस यूरिन लगभग कितने गुना, 4 टाइम कंसंट्रेटेड फ्रॉम कहाँ से, इनिशियल फिल्टर। शुरुआती जो फिल्ट्रेट बना था उससे कितने गुना कंसंट्रेट करेंगे, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, 4 टाइम कंसंट्रेटेड। चलिए हेडिंग डालिए, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। इसकी स्लाइड बन नहीं पाई थी, चलो कोई बात नहीं, लिख डालेंगे ऐसे ही। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, पहले तो इस हेडिंग का मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। तो किडनी फंक्शन रेगुलेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ा सको या आवश्यकता पड़ने पर फिल्ट्रेशन का रेट घटा सको। आवश्यकता देखो कैसे है, गर्मी का मौसम है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो शरीर में पानी कम है, तो बताओ यूरिन ज़्यादा बनानी चाहिए कि कम बनानी चाहिए, कम बनानी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारा पानी यूरिन में चला गया तो और कम पड़ जाएगा। इसी तरीके से जाड़े का मौसम है और पानी खूब पिए जा रहे हैं और शरीर में पानी भरा पड़ा है, तो अगर शरीर में पानी ज़्यादा है तो यूरिन ज़्यादा बनाओ, और क्या करो, यूरिन ज़्यादा बना करके शरीर में जो पानी ज़्यादा है उसको कम कर दीजिए। तो आवश्यकता के हिसाब से किडनी के फंक्शन को गर्मियों में या जाड़े में चेंज किया जाता है या किसी कंडीशन में चेंज करते हैं, तो ये ऐसे तो होने वाला नहीं। अब किडनी अंदर बैठी है, उसको क्या पता बाहर गर्मी बहुत हो रही है, या किडनी अंदर उसको क्या पता बाहर बहुत ठंडी है, बहुत पानी पी लिए हैं, तो किडनी को तो पता नहीं चलेगा ना, तो कोई ना कोई सिस्टम होगा जरूर। तो किडनी फंक्शन रेगुलेट किया जाता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। तो पहला सवाल तो यही है, बाई हार्मोनल
फीडबैक मैकेनिज्म। क्या नाम है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। और इस हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में 3 लोग इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? तो एक का नाम है हाइपोथैलेमस, एक का नाम है JGA और एक का नाम है क्या? एक का नाम है हर्ट। हाइपोथैलेमस है, JGA है और हर्ट। एक एक का रोल पढ़ना है। हाइपोथैलेमस का रोल क्या है, JGA का रोल क्या है। तो JGA का रोल क्या है, कुछ मोटा मोटा तो आज पढ़ाए भी थे ना कि JGA कैसे काम करता है, तो उसी के आगे थोड़ा पढ़ना है। और किसका रोल पढ़ना है? हर्ट का। एक एक करके पढ़ेंगे। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए जरा, ये मान लेते हैं कि ये हम लोगों का बॉडी फ्लूइड है। इस बॉडी फ्लूइड से वाटर निकाल लिया जाए, या इस बॉडी फ्लूइड में वाटर डाल दिया जाए, वाटर निकाल लिया जाए या वाटर डाल दिया जाए, या इलेक्ट्रोलाइट निकाल लिया जाए या इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए जाए, तो क्या होगा? तो जैसे ही वाटर आएगा या जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट आएगा या जाएगा, वैसे ही बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज कहो या ये भी तो कह सकते हो। आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, या कह सकते हो, या कह सकते हो बॉडी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज हो जाए। तो देखिए, चाहे बॉडी फ्लूइड का हम कहें वॉल्यूम चेंज हुआ है, चाहे आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, चाहे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, चाहे कहें ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ, बात तो एक ही है। चाहे ब्लड वॉल्यूम चेंज हो, चाहे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, जैसे ही ये चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बदली है। और जैसे ही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होगी, जैसे ही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होगी, वैसे हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट। एनसीईआरटी में पहली ही लाइन है, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट कैसे होते हैं? चेंज इन ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन। जैसे ही चेंज होगा, वैसे क्या एक्टिवेट हो जाएंगे? ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए तो देखो क्या होगा। ऑस्मो रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होंगे, ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देंगे। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, वैसे कहानी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हुआ देखिएगा। तो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या नाम है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, या इसी का दूसरा नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी जैसे एक्टिवेट होगी, यहां से रिलीज हो जाएगा ADH, या इसका नाम वैसोप्रेसिन है। ये जो ADH है या जो वैसोप्रेसिन है, ये जैसे ही रिलीज होगा, फिर देखो क्या करेगा। ये क्या करेगा? सबसे पहला ये प्रमोट करेगा
एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर का। कहाँ कहाँ? अभी पीछे बता क्या है, कहाँ? डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल कहो चाहे डीसीटी कहो। और अगर वाटर एब्जॉर्ब होगा तो फायदा जरा देखो, ये है डीसीटी, ये कलेक्टिंग, ये कलेक्टिंग डक्ट। अगर हम यहां वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फायदा क्या होगा? तो जितना बढ़िया यहां वाटर एब्जॉर्ब कर लोगे उतना कम वाटर, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, उतना कम वाटर पास होगा किसमें? यूरिन में। तो यूरिन कैसी हो जाएगी? यूरिन तो कंसंट्रेट हो जाएगी। अब देखिएगा, अगर यूरिन में ज्यादा वाटर पास होता है, मान लेते हैं किसी कंडीशन से यूरिन में ज्यादा वाटर पास हो, तो ज्यादा वाटर पास जैसे ही होगा हम कहेंगे डाईयूरेसिस हो गई है। तो आप इमेजिन करो, अगर ये वाटर कम पास होने देगा तो बताओ डाईयूरेसिस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? फिर से सुनते हैं, किसी भी कंडीशन में अगर वाटर ज्यादा यूरिन में पास हो तो उसे कहते हैं डाईयूरेसिस। अब बताओ एडीएच वाटर एब्जॉर्ब करके डाईयूरेसिस बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो प्रिवेंट करेगा। एंड प्रिवेंट क्या? डाईयूरेसिस। तो ये डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करेगा और प्रमोट करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर एब्जॉर्ब होगा, कम पास होगा यूरिन में, तो डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करेगा। एक तो काम ये करेगा, लेकिन इसके साथ में काम और करने वाला है। तो देखो अब क्या होगा, हमें जरा एडीएच का काम बताओ। तो अभी मैंने बताया क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उससे क्या होगा, प्रिवेंट करेगा क्या। इसी नाते एडीएच का फुल फॉर्म क्या है, इसी नाते एडीएच को कहा जाता है क्या, एंटी डाईयूरेटिक क्या हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में। तो एडीएच का नाम एडीएच क्यों पड़ा, क्योंकि डाईयूरेसिस के एंटी है, इसी नाते नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं करेगा, इधर देखो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका ये नाम क्यों पड़ा, एडीएच नाम क्यों पड़ा, अभी बता दिया। डायूरेसिस को रोकता है, तो वैसोप्रेसिन भी किसी नाम के नाते पड़ा होगा, काम के नाते। तो वैसोप्रेसिन क्यों पड़ा, ध्यान, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल और प्रेसिन का मतलब होता है प्रेस कर देना। तो ये करता क्या है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो जब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो बीपी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो वैसोप्रेसिन क्या करता है, काज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किसका, ऑफ वेसल। इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा क्या, ब्लड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एडीएच का काम बताओ, तो दो काम है। पहला काम है वाटर एब्जॉर्ब करो, डाईयूरेसिस को रोको, तो नाम पड़ गया एडीएच। और दूसरा काम ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करो, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करो, उससे बीपी बढ़ा दो, इसी नाते नाम क्या पड़ गया, वैसोप्रेसिन। लेकिन ये सब कहानी कब चल रही है, ये सब कहानी तब चल रही है जब हमारे ब्लड में वाटर कम। तो देखो क्या होगा, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में लॉस ऑफ क्या होता है, वाटर। और जब वाटर लॉस होगा तो बताओ एडीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा कि घटेगा, एडीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा कि घटेगा। शरीर में पानी है कम, तो एडीएच ज्यादा निकालो, पानी एब्जॉर्ब करें, तो क्या हो जाएगा, प्रमोट करेंगे
कौन सी चीज? एडीएच का सिक्रीशन। ये आया हुआ सवाल है, लेकिन अगर जाड़े का मौसम है तो क्या करोगे? तो जाड़े के मौसम में नो स्वेटिंग होगी। और अगर स्वेटिंग नहीं होगी तो मोर वाटर इन बॉडी होगा। तो बताओ एडीएच का सिक्रीशन क्या करोगे? एडीएच सिक्रीशन प्रमोट की सप्रेस? सप्रेस होगा। और अगर एडीएच का सिक्रीशन सप्रेस हो गया तो बताओ डाइयूरेसिस बढ़ेगी कि घटेगी? इसका रिजल्ट होगा डाइल्यूट यूरिन पास। और अगर डाइल्यूट यूरिन पास हो रही है तो उसी को कहते क्या है? डाइयूरेसिस। जितना मैंने पढ़ाया है इसको सुन लेते हैं फिर से। सब इसी पेज पे नहीं, इस पे सब नहीं है, इससे पहले वाले पेज पर है। यहां शुरू किया था, है ना? यही तो है। अरे यहां शुरू किया और कहा? हाँ, यही शुरू किया। जरा देखो, हमने बताया कि हाइपोथैलेमस का रोल क्या है। तो हाइपोथैलेमस का रोल कुछ ऐसा है कि जब कभी हमारे बॉडी फ्लूइड से पानी निकल जाए या पानी आ जाए, वैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो जाएगा या ब्लड वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। वैसे ही कौन एक्टिवेट हो जाएंगे? ऑस्मो रिसेप्टर। वो किसको एक्टिवेट कर देंगे? हाइपोथैलेमस। और जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा वैसे कौन एक्टिवेट हो जाएगा? कौन एक्टिवेट हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और क्या निकाल देगा? एडीएच। नाम क्या? वैसोप्रेसिन। तुरंत ये एब्जॉर्प्शन करवाएगा किसका? वाटर का। कहाँ? डीसीटी पर। तो डीसीटी पर वाटर एब्जॉर्ब करोगे तो यूरिन में वाटर कम जाएगा, तो क्या प्रिवेंट कर देंगे? डाइयूरेसिस। इतनी बात तो इसमें थी। फिर आगे क्या था? एडीएच वाटर एब्जॉर्ब करेगा, डाइयूरेसिस को प्रिवेंट करेगा। इसी नाते एडीएच का नाम एंटी डाइयूरेटिक है। लेकिन एडीएच एक काम और भी करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है किसका? ब्लड वेसल का, जिससे क्या बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी नाते नाम क्या पड़ गया? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। गर्मी का मौसम है, पानी का बहुत ज़्यादा लॉस है, स्वेटिंग में एडीएच का सिक्रीशन प्रमोट होगा। और जाड़े का मौसम है, स्वेटिंग होगी नहीं तो बॉडी में वाटर ज़्यादा होगा, तो एडीएच का सिक्रीशन सप्रेस होगा। और अगर एडीएच का सिक्रीशन सप्रेस हुआ तो डाइल्यूट यूरिन पास होगी और हम कहेंगे क्या? डाइयूरेसिस। खोलो एनसीईआरटी। एग्जामिनर से अगर कहा जाएगा इस चैप्टर से 2 सवाल बनाओ, तो एक सवाल बनाएगा रीअब्जॉर्प्शन से और दूसरा सवाल बनाएगा इस हेडिंग से। पेपर उठा के देखो, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग। क्या लिखा है? फंक्शनिंग ऑफ किडनी मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाई। कौन इन्वॉल्व है? और कौन? और कौन? हार्ट। बात खत्म। ऑस्मो रिसेप्टर इन बॉडी एक्टिवेटेड बाई चेंज इन। पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर। अंततः ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बदलेगी और जैसे बदलेगी वैसे एक्टिवेट। जैसे एक्सेस लॉस कर दो फ्लूइड का तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और वो स्टिमुलेट करेंगे किसको? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करवाएगा? एडीएच या वैसोप्रेसिन। कहां से? एडीएच फैसिलिटेट वाटर एब्जॉर्प्शन। कहां से? लेटर पार्ट। लेटर का मतलब डीसीटी।
तो क्या प्रिवेंट करेगा? डायूरेसिस। लेकिन जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए, जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए तो कब बढ़ेगा? या तो ज़्यादा पानी पी लो तब बढ़ जाएगा, या तो कम पसीना निकालो तो बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ेगा वैसे क्या स्विच ऑफ हो जाएंगे? ऑस्मो रिसेप्टर। वैसे क्या सप्रेस हो जाएगा? एडीएच का रिलीज। और अगर एडीएच का सप्रेस हो गया तो फीडबैक पूरी। लिखा है एडीएच कैन आल्सो इफेक्ट किडनी फंक्शन बाई, ये क्या लिखा है? कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन, कहाँ? ब्लड वेसल। जिससे क्या बढ़ जाएगा? ब्लड प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो देखिए ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा, और जिससे फिर क्या बढ़ जाएगा? जीएफआर। ये तो पता ही चुके हैं कि अगर बीपी बढ़ा तो जीएफआर अपने आप बढ़ जाएगा। तो एडीएच के काम जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है। सुन लेते हैं फिर से। हम लोगों की बॉडी में पाए जाने वाले ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होंगे? तो जब चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कंसंट्रेशन। अगर लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाएगा तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट करेंगे। किसको एक्टिवेट कर देंगे? हाइपोथैलेमस को। वो किसको करेगा? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या निकालेगा? एडीएच। क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब। उससे क्या फायदा? डायूरेसिस नहीं होगी। लेकिन एडीएच एक काम और करेगा। क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा। उससे क्या बढ़ेगा? बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ते से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है। एक और बात है, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो अगर पानी ज़्यादा, जैसे जाड़े में ज़्यादा हो जाएगा तो तुरंत ये रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे, और एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा। और अगर एडीएच का सिक्रीशन कम तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी तो कम, और वाटर एब्जॉर्प्शन कम तो यूरिन कैसी होगी? डाइल्यूट। और हम कहेंगे क्या हो जाएगा? डाईयूरेसिस। बस आज इतना ही पढ़ते हैं, इसको देख डालो। फोटो खींचो। अरे पहले फोटो खींच लो, पता लगा नहीं पीडीएफ मिला, बस लो फोटो खींचने में कितनी देर लगेगी? चलो हम काहे खड़े हो जाएं?